आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज मेरे साथ में दो वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में इलेक्शन का माहौल क्या है और किसकी सरकार इस बार बन सकती है और क्यों। ये हमारा बड़ा सवाल है। आइए बेबाक विश्लेषण में आप जानिए कि दिल्ली में क्या होने जा रहा है। कासिम सैयद साहब, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिल्ली में इस बार आपके हिसाब से क्या होने जा रहा है? तो गजाली साहब, इस वक्त सूरत हाल गैर वाज़ेह है और आप जानते हैं कि चुनाव आखिरी दिनों में अपना रंग दिखाता है कि वो किधर जा रहा है। इस वक्त तो प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है और हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और ऐसा महसूस हो रहा है कि इस इलेक्शन में यानी 2014 और उसके बाद फिर 2019 में उतनी सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही थी बीजेपी के अंदर, या ये कह सकते हैं कि दिल्ली के अवाम ने जब बीजेपी को सेंटर का इक़्तिदार सौंपा, लेकिन उसके फ़ौरन बाद होने वाला 2014 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी को दिल्ली का इक़्तिदार नहीं दिया। ये बड़ी अहम बात है। तो दिल्ली के अवाम आम तौर से इस तरह का फ़ैसला करते हैं कि सेंटर में किसी और की सरकार हो और दिल्ली में किसी और की सरकार हो। शीला दीक्षित यहाँ रहीं 15 साल, उस दौरान में भी उनका एक बहुत बड़ा अरसा जो है वो बीजेपी के साथ सेंटर में थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के लिए ना वो माहौल है ना वो हालात हैं कि वो वन वे ट्रैफिक चल रहा हो, वो मसला नहीं है। जैसे उसने 60 और ज़्यादा सीटें हासिल की थी पिछले 2 इलेक्शन में, इस बार ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सहारा में लंबे समय तक रहे और आपने दिल्ली की सियासत को करीब से देखा है। वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को वो थंपिंग मेजॉरिटी नहीं मिलेगी जो पिछले सालों में मिलती रही है? असल में इसकी एक वजह तो मुझे ये लगती है कि आवाम के अंदर एक तब्दीली की ख्वाहिश होती है। आपने देखा होगा कि शीला दीक्षित ने दिल्ली का नक्शा बदल दिया। सूरत हाल एकदम से ऐसा लगने लगा कि ये कोई और दिल्ली है। 15 साल उनकी सरकार के दौरान बेपनाह तरक्की का काम हुआ है, लेकिन नतीजा क्या हुआ? इतनी तरक्की के बावजूद ही 15 साल के बाद आवाम ने उनको इक़्तिदार से हटा दिया और केजरीवाल को सौंप दिया। तो एक तो ये एक तब्दीली का एहसास होता है। दूसरी बात यह है कि गुज़िश्ता दिनों में आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ इस तरह के मामलात और वाक़यात पेश आए। मिसाल के तौर पर केजरीवाल ने कहा था कि मैं सरकारी घर नहीं लूँगा, उन्होंने सरकारी घर भी लिया। और बीजेपी ने एक शीश महल के नाम से एक नैरेटिव चलाया उनके ख़िलाफ़ और वो लगातार ये कैंपेन कर रही है कि जो आदमी कहता था कि मैं सरकारी बंगले में नहीं रहूँगा, अब वो सरकारी खर्च के से जो है शीश महल में रह रहा है, उसमें ये है वो है। अगरचे उसके मुकाबले में आम आदमी पार्टी ने राजमहल का नैरेटिव पेश किया कि अगर ये 100 करोड़ के में है तो हमारे प्रधानमंत्री 1000 करोड़ वाले बंगले में रहते हैं। तो ये नैरेटिव वर्सेस नैरेटिव का खेल चला है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर बदनवानी के इल्ज़ाम में जेल काट कर आए हैं और ज़मानत पर रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे वो सत्येंद्र जैन हों। ये 3 बड़े लीडर उनके जेलों में रहकर आए। हमारे इलाके के अहमदुल्ला खान साहब भी 2-3 बार जेल होकर आए हैं, वो भी बदनवानी के इल्ज़ाम के तहत आए हैं। तो आम आदमी पार्टी का जो कुल सरमाया था वो उनकी साफ़ सुथरी छवि का था, यानी वो यही उनकी पूंजी थी कि हम ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं। यही नैरेटिव बना के वो सत्ता में आए थे। लेकिन अब इनके ख़िलाफ़ जब इस तरह के इल्ज़ामात लगे, हालांकि इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात के ताल्लुक से जब तक कोर्ट फैसला न कर दे हम किसी पोजीशन में नहीं है कि हम ये कहें कि बेईमान हैं, लेकिन कम से कम उस परसेप्शन के शीशे में बाल तो आ गया। यानी जो पब्लिक आँख बंद करके भरोसा करती थी कि ये वाकई ईमानदार लोग हैं, बड़े सादा लोग हैं, लेकिन उनकी सादगी के दावे वो भाई जाहिर है। आप देखते हैं कि जब सत्ता मुँह को लगती है इंसान के रवैये में तब्दीली आती है। वो तब्दीली आम आदमी पार्टी के अंदर भी महसूस की गई। ये तो 2 वजह बुनियादी वो जो मैंने आपको बताई। लेकिन वो जीतेगी क्यों, मतलब उसको बढ़त क्यों मिलेगी, मेजॉरिटी क्यों मिलेगी? उसकी बुनियादी वजह यह है
कि आम आदमी पार्टी ने 2-3 बुनियादी काम ऐसे किए हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के अंदर उन्होंने अपनी ग्रिप बना ली है। वो क्या काम है? एजुकेशन फ्री, स्कूल अच्छे किए, इसमें कोई शक नहीं। अस्पतालों के मेयार को सुधारा, वहाँ बड़े से बड़े इलाज को फ्री किया, इसमें भी कोई शक नहीं। यानी ये वो दावे हैं जो ज़मीन पर उतरते हुए नजर आते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने बसों के अंदर महिलाओं को फ्री सर्विस दी है। दिल्ली में कहीं भी चले जाओ फ्री है, एक टिकट नहीं खरीदना है। तो आप जानते हैं कि दिल्ली की आधी से ज़्यादा आबादी बसों में सफ़र करती है और उसका सैकड़ों रुपया बसों के नज़र हो जाता है। अगर किसी गरीब आदमी की जिसकी कमाई महदूद होती है, अगर बसों के किराए के जरिए से वो 1,800 रुपये बचा लेता है तो उसके लिए बहुत बड़ी मदद है। उसकी गहराई को समझने की ज़रूरत है। तो ये ऐसी ग्रिप है जो केजरीवाल के लिए प्लस पॉइंट है इस चुनाव के अंदर भी, अगर ये काम कर गई। इसलिए आप देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे गृह मंत्री ने अपने चुनाव कैंपेन बीजेपी का आगाज झुग्गी झोपड़ियों के इलाके से किया था, क्योंकि वो केजरीवाल की असल दौलत है वो झुग्गी झोपड़ी। तो प्रधानमंत्री ने भी जो है उन्हीं इलाकों में जाके किया है। तो ये एक फ़र्क है बुनियादी तौर पर। और इसी के जवाब में कांग्रेस और बीजेपी भी रेवड़ियाँ बांट रही है, जो केजरीवाल पे इल्ज़ाम लगता था कि वो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, पब्लिक को वो बेवकूफ़ बनाते हैं। वही काम तो दूसरी पार्टियाँ भी कर रही हैं। तो इस मामले में उनको थोड़ा एज है। जी, सवाल ये है इस वक्त कि पिछले 2 इलेक्शन में ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी उतनी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी दिल्ली में, लेकिन इस बार लगता है कि वो जीतने के लिए लड़ रही है। आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है कि इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। उसकी तैयारी उसने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। ये बाकायदा तौर पर आम आदमी पार्टी को करप्ट साबित करने की जो कैंपेन थी, वो कैंपेन भी आप ये समझ लीजिए कि इसी चुनाव का एक हिस्सा थी, जो एक नैरेटिव कम से कम उन्होंने खड़ा तो किया है। अब ये आवाम को कितना मुतासिर करता है ये अभी कहना मुश्किल है। ये तो जब चुनाव आखिरी हफ्ते के चंद दिन बाकी रह जाएंगे तब एक रुख कहीं पर जाकर ठहर जाएगा और ये पता लगेगा कि चुनाव किस हक में जा रहा है। लेकिन बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, ऐसा लगता है कि दिल्ली के अवाम के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपनी जड़ों को बहुत मजबूत कर लिया है। और दूसरी बात कि उसने इस बार कई एमएलएस को जिनके बारे में शिकायत थी कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है या वो किसी तरह की बदनवानी में मुलविस रहे हैं, उनमें से बहुत सारों का टिकट उन्होंने काटा है और नए चेहरों को आके लेकर आए हैं। तो ये सब चीज़ें कि उन्होंने कम से कम अपने एक होमवर्क किया है। केजरीवाल माहिर हैं, बीजेपी के नैरेटिव का मुकाबला करने की सलाहियत इस वक्त हिंदुस्तान में अगर किसी लीडर के अंदर है, मतलब मुझे ये बात कहने में कोई तकल्लुफ़ नहीं है, वो केजरीवाल के अंदर है। यानी नैरेटिव का जवाब नैरेटिव से देना और एक नया नैरेटिव खड़ा करना, जो आजकल की पॉलिटिक्स का एक बहुत बुनियादी खेल है। नैरेटिव और परसेप्शन, केजरीवाल इसमें माहिर हैं और वो बीजेपी को बीजेपी की चालों से हराते हैं। तो इसलिए बीजेपी कितनी भी कोशिश करे, अब तक जो सूरत हाल है उसमें वो बीजेपी से भी 1-2 कदम आगे ही नज़र आ रहे हैं। जी, सवाल ये है कि कांग्रेस ने अपनी जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन, बहुत ही एग्रेसिवली शुरू की थी, लेकिन अब उन्होंने अपना क़दम क्यों पीछे कर लिया है? ये वाकई हैरत की बात है और आपका ये सवाल भी मुझे भी सोचने मजबूर करता है कि आखिर सवाल ये ऐसा अचानक क्या हुआ कि राहुल गांधी जिन्होंने अपनी रैली का आगाज़ सीलमपुर से किया था और उसके बाद वो अचानक बीमार हो गए। उनकी पार्टी की प्रियंका गांधी या दूसरे जो स्टार प्रचारक हैं जिसकी लिस्ट भी आई थी, वो कहीं कोई नज़र नहीं आता। तो अब पूरा लड़ाई जो है वो मुकामी लीडरों पर डाल दी गई है। दूसरी बात ये थी कि आपने देखा होगा कि दिल्ली के चुनाव के ऐलान होने के साथ साथ ही इंडियन अलायंस की कई पार्टियां ने केजरीवाल की हिमायत का ऐलान किया था, जिसमें एक अहम धड़ा था समाजवादी पार्टी का, दूसरी थी ममता, तीसरे शरद पवार ने भी उनकी हिमायत का ऐलान किया था। और हैरत की बात तो यह है कि आरजेडी जो कांग्रेस की सबसे मजबूत और वफादार हलीफ रही है, उसने भी आंखें दिखाई, उसने भी इस तरह का बयान दिया कि लगता था कि वो भी कहीं ना कहीं केजरीवाल के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पेशेंगोई होने लगी थी कि इंडिया अलायंस जो है वो शायद अब अपनी मौत मरने वाला है, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसको लोकसभा चुनाव के लिए ही तैयार किया गया था। इस तरह के बयान आए हैं।
हमें जो अपने ज़राए से इत्तला मिली वो ये है कि इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उन्होंने राहुल गांधी पर दबाव डाला कि वो केजरीवाल के खिलाफ इतना खुलकर ना आए कि हमारी जो एक कॉमन कॉज है, जो लड़ाई है बीजेपी को हराने वाली, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगी। और केजरीवाल को कमज़ोर करने का मतलब ये होता है कि हम बीजेपी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो शायद राहुल गांधी को कन्विंस करने में वो लोग कामयाब रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की मुहिम के अंदर मुझे लगता है कि इसीलिए वो जान और वो पैनापन नज़र नहीं आ रहा है जो शुरू के इब्तदाई दौर के 2-3 दिनों के अंदर दिखाई दिया था। इसलिए आप देख लीजिए कि जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो जब उनके अंदर वो जोश, वो वलवला, वो अब नज़र नहीं आता जो तो 2-3 दिन पहले नज़र रहा था। तो हाई कमान के सुस्त पड़ जाने से कांग्रेस की मुहिम बज़ाहिर सुस्त नज़र आती है, क्योंकि यह तय है कि अगर कांग्रेस जी जान से चुनाव लड़ती तो इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो केजरीवाल को होता। दलित और मुस्लिम वोटर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो केजरीवाल से थोड़ा छटक रहा है, लेकिन दोनों वोटर बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, वह हालात की नज़ाकत को देख रहे हैं और उनका वोट यहाँ बहुत अहम फैक्टर तो उतना तो नहीं है, दलितों का ज़्यादा है। आइए चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम रसूल इलियास साहब के पास, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के साबिक प्रेसिडेंट हैं और अफकार मिल्ली के चीफ एडिटर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब। मेरा आपसे सीधा सवाल दिल्ली के चुनाव को लेकर के है कि दिल्ली के चुनाव में इस बार आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि इस बार आम आदमी पार्टी दोबारा पावर में आएगी, लेकिन उसकी सीटें कम हो जाएंगी। पहले के मुकाबले में उसकी सीटें काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल इक़्तिदार उसके हाथ में रहेगा, उसके हाथ से इक़्तिदार जाने वाला नहीं। तो कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिलेगी, लेकिन बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिलेंगी, इसका अंदेशा है। बीजेपी पिछले 2 इलेक्शन में हम देखते हैं कि इतनी सीरियसली उसने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और प्राइम मिनिस्टर ने आम आदमी पार्टी को एक आपदा बताया था। तो आप क्या समझते हैं कि क्या बीजेपी इस बार जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है? देखिए, बीजेपी हमेशा जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। देखिए, अगर आप इस पर गौर करेंगे कि आम आदमी पार्टी कैसी आई है यहाँ पे पावर में, यहाँ पे बुनियादी तौर पे शीला दीक्षित की गवर्नमेंट रही है आम आदमी पार्टी से पहले, और उसने 3 बार उसकी हुकूमत रही और अच्छा खासा उसने काम किया है। और बीजेपी हर बार उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ती थी और हार जाती थी। तो बीजेपी को ऐसा अल्टरनेटिव चाहिए था एक इलेक्शन के लिए जो उस रास्ते को साफ कर दे। अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के जब यहाँ पे अन्ना हज़ारे का आंदोलन चला था उस ज़माने में, तो आम आदमी पार्टी तो उसके वतन से पैदा हुई ना, अन्ना हज़ारे के मूवमेंट की। अन्ना हज़ारे का मूवमेंट पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी से स्पॉन्सर्ड था। वो करप्शन के लिए लाया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को के मनमोहन सिंह के खिलाफ करप्शन के चार्जेस के लिए लाया गया था, और दिल्ली पर मतलब यहाँ दिल्ली पे यानी उसका पूरा हुआ, पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं हुआ, दिल्ली पे बैठे रहे और उसी में से आम आदमी पार्टी बनी। केजरीवाल साहब ने आम आदमी पार्टी बनाई और यहाँ पर जाहिर है कि पहला जब इलेक्शन लड़ा गया उसमें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने बहरहाल कुछ सीटें जीती थी, तो वो पहले इलेक्शन में साथ में भी थी, लेकिन उसके बाद जब भी इलेक्शन हुए हैं तो बीजेपी को कोई ख़ास सीटें नहीं मिल पाई। बीजेपी का ये ख्याल था कि आम आदमी पार्टी अगर एक बार कामयाब भी हो जाए तो फिर अगली बार हम यहाँ आ जाएंगे पावर में, और आम आदमी पार्टी को एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर उन्होंने एक्सेप्ट किया था। लेकिन जब आप वो देख रहे हैं कि पिछले लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी ही हुकूमत में आ रही है, तो अब इस बार वो आम आदमी पार्टी को हटाना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी उनके लिए एक चैलेंज बनते जा रही है, इसलिए कि वो यहाँ ही नहीं हुआ, पंजाब में भी वो चले गए, गुजरात में भी उन्होंने एंट्री करना शुरू कर दिया, और भी जगह वो जा रहे हैं, हरियाणा में भी गए थे वो। तो उनको लगा कि अगर आम आदमी पार्टी एक ऐसा मुतबादिल बन रही है जो हमारे लिए दर्दसर बनेगी, तो उसको हटाना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि बीजेपी बुनियादी तौर पे बीजेपी और आरएसएस एक फासिस्ट थिंकिंग के लोग हैं, तो उनका तरीका ये होता है कि पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए। कंट्रोल सिर्फ पावर का नहीं, ब्यूरोक्रेसी का भी कंट्रोल, जुडिशरी का भी कंट्रोल
और लेजिस्लेचर का भी कंट्रोल। तो मेरा कहना ये है कि देखिए उन्होंने यहाँ पे दिल्ली के अतराफ की जो रियासतें हैं, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन पूरी रियासतों पे अपना कंट्रोल कर लिया है। तो अब वो दिल्ली को सेंटर है, दिल्ली मुल्क की राजधानी है, तो उसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं दिल्ली पे। इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि बीजेपी इस बार बहुत सीरियसली इलेक्शन लड़ रही है। कांग्रेस ने जब अपने तशहीर शुरू की थी, चुनावी मुहिम शुरू की थी, तो बहुत ही ताकत के साथ शुरू की थी और ऐसा लग रहा था कि इस बार कांग्रेस सीरियस है इलेक्शन लड़ने में। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने 3 लगातार रैलियां कैंसिल कर दी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो चीज़ बन रही थी वो कांग्रेस अब उस पोजीशन में अपने आप को नहीं रख रही है, ना उनके कोई स्टार कैंपेनर उस तरह से काम कर रहे हैं। इसकी क्या वजह आप महसूस करते हैं? कांग्रेस पार्टी को ये अंदाज़ा हो गया है कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकती, यानी मतलब है कि यहाँ हुकूमत नहीं बना सकती। तो अगर यहाँ हुकूमत नहीं बना पा रही है तो बीजेपी को बहरहाल पावर में नहीं आने देना चाहिए। तो अगर आम आदमी पार्टी जीत जाए तो वो प्रेफरेबल होगा। मेरा ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग यही होगी कि बीजेपी के मुकाबले में बहरहाल आम आदमी पार्टी हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो हो सकता है कि उन्होंने डेलिबरेटली कैंपेन से खुद को विड्रॉ किया। देखिए, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया, दिल्ली की सत्ता छीनी, पंजाब की सत्ता कांग्रेस से छीनी, गोवा में, गुजरात में, हरियाणा में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। तो कांग्रेस के पास इस बात का क्या मौका नहीं था कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को रोके और आगे होने वाले नुकसान को अपने बचाए? क्या सोचते हैं आप? देखिए, अगर ये पॉसिबल होता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस रिप्लेस कर रही होती तो कांग्रेस का इलेक्शन लड़ने का सीरियसली इलेक्शन को लड़ना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को यह अंदाज़ा हो गया कि हम आम आदमी पार्टी को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर हमने सीरियसली इलेक्शन लड़ा तो बीजेपी का कामयाब हो जाएगी, हमारा वोट सेकुलर वोट तकसीम हो जाएगा और बीजेपी कामयाब हो जाएगी। मेरा अंदाज़ा ये कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत होशमंदी का मुजाहरा किया है और किसी भी सेकुलर पार्टी को अगर वो सिंसियर है अपने सेकुलरिज्म में तो उसे बहरहाल यही करना चाहिए जो उसने किया है। देखिए, एक मसला ये कि जो आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को, देखिए सेकुलर पार्टियां जितने भी है वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है। बंगाल में ममता बनर्जी ने कोई साथ नहीं दिया कांग्रेस की पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ने कैंडिडेट खड़े कर दिए। अच्छी खासी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ से कांग्रेस जीती थी वो कांग्रेस साफ कर दिया। समाजवादी पार्टी इसके साथ पिछली बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में मायदा हुआ, कितनी सीटें दी समाजवादी पार्टी ने आप अंदाजा लगा सकते हैं, 17 सीटें दी थी। और असेंबली इलेक्शन होगा तो वहाँ भी यही होगा, अगर या तो मायदा हो भी सकता नहीं कर सकता। तो ये मान के चलिए कि रीजनल लेवल पर भी आम आदमी कांग्रेस पार्टी का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से नहीं है, उन सेकुलर पार्टियों से भी है जो अपने अपने इलाके के अंदर मजबूत है। तो कांग्रेस को बहरहाल अब ये एहसास हो गया है कि अगर हमको इंडिया अलायंस को मजबूत करना है या बीजेपी के मुकाबले में एक मजबूत अलायंस खड़ा करना है तो हमें रीजनल पार्टियों से मुकाबला नहीं करना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस के इस कदम से इंडिया इत्तेहाद मजबूत होगा? अगर ये डेलिब्रेट होता, डेलिब्रेट से मेरी मुराद ये है कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग के साथ होता, आम आदमी पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती, बैठकर कुछ सीटों पर बात हो जाती, बन जाती, तो शायद इंडिया अलायंस में मजबूती आती। लेकिन जहाँ कैंपेन शुरू हुई थी तो कांग्रेस पार्टी की जितने स्टार कैंपेनर थे या जितने भी लोग थे उनका क्रिटिसिज्म बीजेपी से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के ऊपर था। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि अगर आपको ये मान के चलना है कि हमें इंडिया अलायंस को लेके चलना है तो आपको अपने अलाइज के खिलाफ उतना शार्प क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अभी असेंबली इलेक्शन लड़ा था बंगाल में, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने की मुकाबला टीएमसी से था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी टीएमसी के खिलाफ कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठाई, उसको एक दुश्मन पार्टी ने करार दिया, अपनी इलेक्शन लड़ा, लेकिन टीएमसी पे वैसे शार्प क्रिटिसिज्म नहीं किया जैसे शार्प क्रिटिसिज्म यहाँ पे किया था। या इससे पहले आपके यूपी के अंदर इलेक्शन लड़ा था,
समाजवादी पार्टी पे उतना सख्त क्रिटिज्म नहीं था जितना सख्त क्रिटिज्म आप यहाँ केजरीवाल पे कर रहे हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि आम आदमी कांग्रेस पार्टी को बहरहाल ये इसमें कोई ऐसी टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। फिर भी देखिए बात मान के चलिए आप कि हमें एक नेशनल लेवल पे एक मजबूत अपोजिशन पार्टी चाहिए, वो कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं हो सकती है, ताकि जब भी कोई इलेक्शन का पड़ला बदले तो जब भी सेंटर के अंदर गवर्नमेंट बने तो एक मजबूत, जब तक के किसी भी कोalition के अंदर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं होगी वो कोalition नहीं चल सकता। इसका तजुर्बा हमने कर लिया हिंदुस्तान के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी वो गैप को पूरा कर सकती है। तो ये बात अलायंस को भी, इस स्टेट की पार्टियों को भी रियलाइज करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को पूरे, अगर किसी का वर्चस्व है पूरे देश में तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को सम्मान देते हुए उनको अपने इलाकों में सीटें देनी चाहिए, ये इस शर्त के साथ में कि वो स्टेट गवर्नमेंट को टॉपल नहीं करेगा। आपने अभी अलायंस की बात की, मुझे याद आता है कि हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत कोशिश की आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करने की, 7 सीटें भी ऑफर की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अलायंस नहीं किया। दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन में अलायंस हुआ, लेकिन एक भी रैली, एक भी रोड शो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने कंबाइन नहीं किया। तो ये अलायंस किस तरह का हो सकता था? देखिए अलायंस दो तरह से हो सकते हैं। अलायंस के एक शर्त ये हो सकती है कि आप स्टेट लेवल पे भी अलायंस करें, सीटों की तकसीम हो जाए और दोनों एक दूसरे का इलेक्शन लड़ाएं। ये तो आइडियल शक्ल है अलायंस की। दूसरी शक्ल अलायंस की होती है कि आप सीटों का समझौता कर लें लेकिन एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ें। मतलब ये आप कहिए भाई 3 चीज़ें हम यहाँ से लड़ेंगे, 4 सीटें आप वहाँ से लड़िए, लेकिन हम एक दूसरे पर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, एक दूसरे का कंपेन भी नहीं करेंगे। ये हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहाँ पंजाब में भी, हरियाणा में भी कांग्रेस साथ में कोई समझौता नहीं किया। अगर वो समझौता कर लेते तो शायद इस वक्त हुकूमत वहाँ बदल चुकी होती। तो ये बदकिस्मती है हमारी सेकुलर पार्टी में, उसका हम क्या कर सकते हैं। मतलब ये कि सवाल ही पैदा होता है कि हर पार्टी ये समझती है कि भाई इक़्तिदार सिंगल हैंडेडली मेरे हाथ में आ जाए पूरी तरह से। तो अलायंस का उसूल ये है कि आप दबिए, कुछ दूसरा आदमी दबे और एक समझौते तक पहुँचने की कोशिश करें, लेकिन आप अपने मौके पर डटे रहें, वो अपने मौके पर डटे रहें, तो अलायंस नहीं चल सकता है। तो दिल्ली में आप क्या देख रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं? नहीं, दिल्ली मैंने बताया आपको कि भाई दिल्ली के अंदर हमारा मानना ये है कि आम आदमी पार्टी हुकूमत बनाने वाली है, लेकिन उतनी मजबूत हुकूमत नहीं होगी जैसे साबित हुआ है। बहुत शुक्रिया।